हेलो एवरीवन। आज आपको वितान का पार्ट 2 जो है राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ाया जाएगा। इसको अनुपम मिश्र ने लिखा था। यह पाठ एक यात्रावृत्त है। इसमें लेखक ने अपनी राजस्थान यात्रा के जो अनुभव हुए थे उनके बारे में लिखा है। राजस्थान एक रेतीली मरुभूमि का प्रदेश है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, राजस्थान कैसा प्रदेश है? रेतीली मरुभूमि का प्रदेश है। यहाँ पेयजल की समस्या है। राजस्थान में कौन सी समस्या है? पेयजल की समस्या है। किंतु विषय परिस्थिति में भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए श्रम करते लोगों के शरीर से उत्पन्न पसीने की बूंदें और उस भागीरथ प्रयत्न से निकला पानी दोनों ही लेखक की दृष्टि में सामान्य न होकर विशिष्ट है, मतलब विशेष हैं। वह इन्हें रजत बूंदें अर्थात चांदी की बूंदों की संज्ञा देता है। किसे देता है? जो मेहनत से जो पसीने की बूंदें गिरती हैं तो उन्हें वो जो है रजत बूंदों की संज्ञा देता है। अब देखिए चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोग भी बुक खोल लीजिए अपनी और उस पढ़िए साथ साथ। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। चेलवांजी कौन होते हैं? जो कुएं खोदने वाले। और संकरा माने बहुत पतला। उखड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। बसोली कैसा औजार होता है? एक फावड़े जैसा औजार होता है, छोटी डंडी का फावड़े जैसा औजार। नुकीली फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। अब देखिए चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे थे। आगे ना पसीने से तरबतर, कैसी हालत थी उनकी? पसीने से तरबतर थे, गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो एक छोटे से घेरा हिस्से में बैठकर खुदाई कर रहा था। और खुदाई कैसे हो रही थी कि जो है छोटे से फावड़े से, मतलब फावड़े नुमा एक बसोली जो फावड़े नुमा औजार होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। कहाँ पर असर पड़ेगा? जो नीचे काम कर रहा है व्यक्ति उसके ऊपर उस गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। कि मतलब नीचे गर्मी हो जाती है तो ऊपर खड़े लोग क्या करते हैं? रेत फेंकते हैं जिससे कि नीचे ताजी हवा जाती रहे। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है पूरी सावधानी के साथ। ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। अब देखिए जो नीचे व्यक्ति बैठा है उसने अपने सिर के ऊपर कांसे, पीतल या किसी और धातु का जो है एक बर्तन पहन रखा है, टोप की तरह पहन रखा है कि जैसे ऊपर से रेत के कण आ रहे हैं उनके साथ अगर कंकड़, पत्थर जो भी नीचे गिरेगा तो उसके सिर को वो बचाएगा। तो इसलिए उसने वो टोप पहन रखी है। चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो है चेलवांजी कौन होते हैं? चेलवांजी को और क्या कहा जाता है? चेलवांजी को चेजारो भी कहा जाता है। तो ये कौन होते हैं? ये कुएं की खुदाई करने में मतलब दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं खुदाई करने में और उसकी चिनाई करने में। यह काम चेजा कहलाता है। जो ये काम होता है कुएं खोदने का काम क्या कहलाता है? चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। मतलब कुएं क्या है? एक बहुत छोटा सा कुआं है। अब ये देखिए आगे चलते, कुआं पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पे है आगे, कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम कुछ ज़्यादा होती है। अब देखिए
कुआं क्या है? पुल्लिंग, कुई स्त्रीलिंग। क्या अंतर आया? अगर दोनों में कुआं और कुई में अंतर पूछा जाएगा तो कुआं पुल्लिंग है, कुई स्त्रीलिंग है। और जो है कुआं व्यास में बड़ा होता है और कुई व्यास में छोटी होती है, उसका जो है व्यास कम होता है। अब बस इनकी गहराई जो है स्थान के अनुसार कम ज़्यादा होती है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पानी के लिए बनता है। जो कुआं है किस लिए बनता है? जो धरती के अंदर पानी होता है उसको लेने के लिए बनाया जाता है। पर कुई भूजल से ठीक वैसे ही जुड़ी जैसे कुआं जुड़ता है, लेकिन कुई भी जो है भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जिस तरीके से कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। कुई जो है, जो बारिश का पानी होता है उसे एक अलग ढंग से जो है इकट्ठा करती है, तब भी जब वर्षा नहीं होती। मतलब किस समय भी वो इकट्ठा करती है? जब बारिश नहीं होती। यानी कुई में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। कह रहे हैं कि कुई में ना तो सतह पर बहने वाला पानी होता है, जैसे कि नदी बह रही है, तो ना वैसा हुआ, और ना ही जो धरती के नीचे पानी है उसे निकालने का काम होता है। ये तो एक थोड़ा थोड़ा नेति नेति, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे बूंद बूंद पानी इकट्ठा करने वाला एक बहुत ही कठिन मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं। अब देखिए क्या अंतर है कि जो है राजस्थान में जो है अगर बारिश भी होती है, रेतीले इलाकों में अगर बारिश भी होती है तो बहुत जल्दी नीचे समा जाती है, लेकिन जो है रेत के नीचे 50-60 हाथ के नीचे अधिकतर वहाँ पर खड़िया पत्थर की एक पट्टी सी परत सी बिछी रहती है, जिसमें कि देखिए वहाँ पे जो है वो ऊपर से दिखाई नहीं देती। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। जो ऐसी जगह होती है वहाँ पे जब कुएं खोदे जाते हैं तो जो खड़िया पट्टी का वहाँ पर पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर प्रायः खारा होता है। जब वहाँ पे जो कुआं खोदा जाता है तो उसका पानी अधिकतर कैसा निकलता है? खारा निकलता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। कुइयाँ जो है पीने का पानी प्राप्त करने के लिए अधिकतर बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। कैसे पता चलता है? कि जब जो है बरसात का पानी जहाँ पर रुकता नहीं है तो वहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर रेत की पट्टी चल रही है। ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। मतलब नीचे नहीं जाता, वो दो रेतीली सतह है और जो पथरीली पट्टी होती है इसके बीच में ही रुककर नमी की तरह इकट्ठा हो जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। अभी देखिए आगे, रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, कि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली पट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं। कौन सी मिट्टी के कण चिपकते हैं? दोमट या काली मिट्टी के जो है कण चिपकने लगते हैं। और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती हैं।
अब यहाँ पे रेत के कण कैसे होते हैं, बारीक होते हैं, और कौन कौन सी मिट्टी के कण चिपकते हैं, दोमट और काली मिट्टी के। और जो है क्यों नहीं चिपकते थे वहाँ के कण, क्योंकि जो है मिट्टी के एक दूसरे से रेत के कण जो है आपस में नहीं चिपकते थे। यहाँ बिखरे रहने में भी संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, कि कण भारी भी हो जाएंगे लेकिन वो जगह नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है, कि मतलब जो है पानी जो है नीचे जो पट्टी है, खड़िया की पट्टी है, वो उसे रोकती है, और ऊपर से जो रेत के कण होते हैं वो उसे ऊपर नहीं जाने देते। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा जल। अब जहाँ पे खारा पानी है, अभी देखिए उसे छन छन के गया तो वो मीठा जल हो गया, पीने योग्य पानी तैयार हो गया। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि में समाज ने खूब मंथन किया है, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र में समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। अभी बताया कि पानी को जो है 3 रूपों में बांटा गया है, कि पानी कितने रूपों में बांटा गया, 3 रूपों में। पहला रूप है पालर पानी। पहला कौन सा रूप है उसका, पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। पालर पानी कैसा होता है, जो सीधे बारिश से हमें प्राप्त होता है। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। कि मतलब जो है मेन तो इसमें बात ये कही गई है कि पहला पानी का रूप कौन सा होता है, पालर पानी, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है और जो नदी तालाब के रूप में हमें मिलता है। अब फिर पानी का दूसरा रूप होता है ताल पानी। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। ये वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। पाताल पानी क्या होता है कि जो है भूजल होता है, धरती के अंदर समाया हुआ पानी होता है, जो हमें कुओं से प्राप्त होता है, कुओं के रूप बना के हम उसे बाहर निकालते हैं। और तीसरा पानी कौन सा होता है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। कि एक तो पालर पानी हो गया, दूसरा पाताल पानी हो गया, और उसके बीच में तीसरा पानी रेजाड़ी पानी, मतलब रेत के कणों में धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल से न मिल पाया, पानी रेजाड़ी है। कि मतलब क्या है, ऊपर है, ऊपर से नीचे गया लेकिन वो नीचे पाताल में भी नीचे तक नहीं समा पाया, तो वो पानी हमारा रेजाड़ी पानी होता है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। कि रेजा का नाप क्या हुआ कि जो समाई वर्षा है उसे ही नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। रेजाड़ी पानी क्या होता है, जो किसके कारण अलग रहता है, वो खड़िया पट्टी के वजह से पाताल में नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो अलग रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। मतलब एक जो है कुई को बनाने की कला जो है एक विशिष्ट कला, विशेष कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। अभी देखिए इसमें जो है कुई को कहा कैसे 30 से 60-65 गहराई कितनी होती है, 30 से 60-65 हाथ की गहराई।
जिसको चेजारो बड़ी कुशलता के साथ तैयार करते हैं। अब देखिए आगे, चेजो यानी चिनाई का सिस्टम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, मतलब एक साथ खुदाई नहीं होती, थोड़ी थोड़ी करके खुदाई की जाती है। डोल से मलबा निकाला जाता है और नीचे एक बर्तन डाल दिया जाता है, उसमें मिट्टी डालकर वो ऊपर निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर तब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धसके नहीं। और खुदाई का काम रोकेंगे तो थोड़ी सी चिनाई करेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके कई दिनों में काम तैयार होता है। ये 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। जब नीचे चले जाएंगे तो हमारी गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी और हवा भी कम हो जाती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो है कुई को रस्से से कब बांधा जाता है, जब ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना मुश्किल होता है, तब जो है कुई को रस्से से बांध दिया जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं कि एक रस्सी बना लेते हैं। कौन सी घास थी ये? खीप की घास। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। पहले दिन कितनी गहरी हो जाती है? 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते आते खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। फिर अगले दिन, पहले दिन इतना काम हो गया, अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह पर सरका दी जाती है, उसे फिर नीचे कर दिया जाता है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। रस्से को टिकाने के लिए बीच बीच में चिनाई भी होती रहती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। कितना लंबा रस्सा चाहिए? 15 हाथ लंबा एक कुंडली का घेरा बनाने के लिए। अब 1 हाथ की गहराई में रस्से में 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। जो लेखक कह रहा है कि जो है नए लोग जो वहाँ आते हैं उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ कुई की खुदाई हो रही है या रस्सा बनाया जा रहा है। कहीं कहीं ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना खीप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे पट्टों से की जाती है, लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बड़, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल जाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। नीचे लट्ठे की ओर, अब देखिए लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं।
फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक्की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। किसे सांपड़ी कहते हैं? वो जो रस्सी का बांधी जाती है, गोल गोल बांधी जाती है, तो इसे इसलिए सांपड़ी भी कहते हैं। कौन सा आकार लेती है? कुंडली का आकार लेती है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। जब खड़िया पत्थर की पट्टी आती है तो काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जब कुई की सफल हो जाती है कि कुई में से पानी दिखाई देने लगता है कि हाँ भाई कुई का काम पूरा हो रहा है, तो वो जो है समय उत्सव का बन जाता है। यो तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना वहाँ की परंपरा रही है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा ने उसे वर्ष भर के 30 त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तैयार होता है कि पहले चेजारों के साथ कैसा संबंध था और अब उनके साथ कैसा संबंध है। पहले तो जो है कि जो है उत्सव की तरह मनाया जाता था। कोई खोदने का जब पूरा हो जाता था तो भोजन का भी आयोजन किया जाता था। और फिर केवल संबंध वहीं तक का नहीं था, उसके बाद भी जो भी 30 त्यौहार आते थे, खेतों में से फल कटती थी और हर अवसर पर उनके नाम उनको बुलाया जाता था, उनके नाम का भी हिस्सा उन्हें दिया जाता था। और लेकिन अब क्या है, अब कोई खोदने वालों को केवल पैसे देकर ही जो है काम खत्म हो जाता है उनका। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर में अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवानों अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत के हाथों से 200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। अब ये देखिए, हम आगे चलते हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। अभी बता रहे हैं यहाँ पे कुई का जब मुंह छोटा रखा जाता है उसके कारण कितने कारण हैं? 3 बहुत बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सकें। पहला कारण क्या हो गया कि जो रेत है वहाँ पे बहुत नमी जो है बहुत धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता है, तो केवल 2 या 3 घड़े ही भर सकता है, इतना ही पानी होता है। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। और दूसरा कारण यह है कि अगर उसका हमने बड़ी सी चौड़ी सी कुई तैयार करी तो जो पानी इकट्ठा होगा वो फैल जाएगा, तो कम पानी रहेगा वो, और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। कम पानी रहेगा तो उसे बाहर निकालने में दिक्कत आएगी। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। जो छोटा घेरा होता है तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी आता है तो वो अच्छी ऊंचाई तक ले लेता है, कितने 2-4 हाथ की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक में डूब जाता है। पानी भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है कि अब जो है कैसे ट्रकों की ट्यूब से भी चड़सी बनने लगी है।
कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। इसका व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। और एक कारण ये भी है कि जो है अगर व्यास बड़ा होगा तो वहाँ पर गर्मी पड़ती है तो जो है भाप बनकर उड़ जाएगा, तो रुक नहीं पाएगा पानी। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है कि जो है मुंह छोटा होगा तो उसे आसानी से ढक सकते हैं। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने में सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। ये गरेड़ी चक्री या फरेड़ी भी कहलाती है। ये चक्री होती है उसे क्या क्या कहते हैं? गरेड़ी, चक्री या फरेड़ी। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः ये गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसके आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। किसके बिना पानी निकालना कठिन काम बन जाता है? ओडाक के बिना। ओडाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। कि कई जगह कितनी कितनी कुइयाँ मिल जाती हैं? 30 से 40 तक कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी, कि मतलब हर घर में एक एक कुएं होती है, और अगर परिवार बड़ा होगा तो वहाँ और भी ज़्यादा कुएं मिल सकती हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी में साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अभी देखिए, अब हमारा लास्ट बचा है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। कि मतलब हर दिन कुएं में से पानी निकलता है, जैसे कि हर दिन एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी। कहानी सुन रखी है आप लोगों ने? तो जो है उसी तरीके से जो है कुएं भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देती है। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। कुएं से कितना पानी निकाला जा सकता है? बस 2-3 घड़े, जो कि हमारे पीने के काम आएंगे। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधुली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सट्टे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। अब पूरी रात और पूरे दिन कुइयाँ आराम करेंगे, फिर जो है पानी वहाँ से निकाल लिया जाएगा। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है।
इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी कि राजस्थान के रेतीले इलाके में जो हर जगह रेत के नीचे ये नहीं है कि वहाँ पे खड़िया की पट्टी है, तो इसलिए पूरे राजस्थान में कोई नहीं मिलेंगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइया ही कुइया है। जैसलमेर जिले में एक गांव खडेरो की डाड़ी में तो 120 कुइयाँ थी। हो गया ना, कहाँ पर हो गई? जैसलमेर का जो है खडेरो की डाड़ी में गांव हो गया, वहाँ पे 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र में 6 BC मतलब 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर में कई गांव पार के कारण ही आबाद है और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। नाम दे दिए हमारे। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं कि जगह जगह जो खड़िया पट्टी के नाम भी अलग अलग रख दिए गए हैं। कहीं ये चारोली है तो कहीं धांधड़ो, धड़धड़ो और कहीं बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। अब देखिए, आशा है कि आपको जो है चैप्टर समझ में आया होगा और जो है आप अच्छी तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा। थैंक यू।